कैलकुलस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आमतौर पर डिफरेंशिएशन को बाहर के ममालिक में कैलकुलस वन और इंटीग्रेशन को कैलकुलस टू बताया जाता है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से कि कैलकुलस की ज़रूरत क्यों पेश आई। रेक्टेंगल का एरिया फाउंड करने के लिए सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियंस ने तरीका निकाला था कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से एरिया निकल आता है। ट्राइंगल के एरिया के लिए भी उन्होंने ही फॉर्मूला ड्राइव किया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पर सर्कल पे आके वो लोग स्टक अप थे, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल की तरह स्ट्रेट साइड्स नहीं थी, बल्कि बाउंड्री कर्व्ड थी। बहरहाल उन्होंने तरीका निकाल लिया जो कि डिफरेंशिएशन की बुनियाद बना। क्या तरीका था? अगर हम सर्कल के अराउंड एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करें और एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करें, तो सर्कल का एरिया इन दोनों के एरियाज़ के बीच में होगा, यानी बाहर वाले के एरिया से कम और अंदर वाले के एरिया से ज़्यादा। अगर ट्रायंगल की जगह हम स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब करें, तो इन दोनों के एरिया के बीच में सर्कल का एरिया जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगल्स वाले केस के। इसी तरह पेंटागन, जिसकी कि 5 साइड्स होती हैं, उसको सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब कर दें, तो दोनों के एरिया के बीच में मज़ीद एक्यूरेट एरिया मिलेगा सर्कल का। फर्दर हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती हैं, उससे मज़ीद एक्यूरेट एरिया मिलेगा। और जूँ जूँ नंबर ऑफ़ साइड्स हम इंक्रीज़ करते जाएंगे अपने पॉलीगॉन्स की, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये डिफरेंस की बुनियाद बना डिफरेंशिएशन की। बहरहाल सर्कल का एरिया तो मैयर करने का फार्मूला मिल गया, बट अगर ऐसी कर्वी सर्फेस हो तो फिर उसके नीचे किसी पर्टिकुलर एरिया का हिस्सा कैसे मालूम करें? क्या एक रेक्टेंगल रख के अप्रॉक्सीमेट करें उसका एरिया? नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर क्या कुछ बड़े छोटे रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स मिक्स करके रखें? ये तो जुगाड़ होगी और इससे भी आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए ऐसे भी नहीं। यहाँ अगर हम बहुत कम विड्थ वाले रेक्टेंगल्स फिट करें और फिर उन सब के एरियाज़ को ऐड कर लें, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? y इंटू डेल्टा एक्स, बाकी सब के भी y इंटू डेल्टा एक्स। तो इन सब को ऐड करने से एरिया का आंसर काफ़ी क्लोज होगा, बट एक्यूरेट फिर भी नहीं होगा, क्योंकि टॉप पे मिसिंग स्पेसेस हैं। यहाँ डेल्टा एक्स से मुराद है कि अलोंग एक्स एक्सिस थोड़ी सी चेंज इन विड्थ है। अगर हम ये विड्थ यानी डेल्टा एक्स को रिड्यूस करें, तो अब इन रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड करने पे पहले से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा एरिया का। अगर मज़ीद कम करें डेल्टा एक्स यानी विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी एरिया के अंदर। मज़ीद कम करें डेल्टा एक्स यानी विड्थ को, तो मज़ीद एक्यूरेसी आ रही है एरिया के मेजरमेंट में। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा, और उस वक्त डेल्टा एक्स ज़ीरो तो नहीं होगा, मगर टेंड्स टू ज़ीरो होगा, और ऐसी सूरत में डेल्टा एक्स को हम डी एक्स कहते हैं। और एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट होगा इन तमाम पतले रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करके, यानी इंटीग्रेट करके 1 से 4 तक जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सब के एरियाज़ को सम करेंगे। इंटेग्रल के साइन को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने सम के एस को खींच के लंबा किया। इससे आपको याद रहेगा कि ये सम करता है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, दूसरे पतले रेक्टेंगल का प्लस एफ ऑफ 1.1 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तीसरे का एफ ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, करते करते एफ ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स तक। हालांकि विड्थ 0.1 नहीं बल्कि इससे भी काफ़ी स्मॉल होगी। एफ ऑफ 1 का मतलब है कि जब x की वैल्यू 1 है, उस वक्त फंक्शन की y वैल्यू यानी एफ ऑफ 1 की हाइट क्या है। अब एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं जो कि बड़े अरसे तक स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती रहती है। इस डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज इन एक्स, जबकि ये वाला डेल्टा एक्स, इसका मतलब भी स्मॉल चेंज इन एक्स है। जैसे ABCD कैपिटल में लिखा जाता है और स्मॉल में भी, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में ये वाला डेल्टा कैपिटल है और ये वाला स्मॉल अल्फ़ाबेट के तौर पे यूज़ होता है। जबकि DX लातीनी यानी लैटिन लैंग्वेज में वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स को कहते हैं, जब डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो हो। इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स पढ़ते हैं। और जब ये वाला साइन यूज़ हो,
मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। ऐसा लग रहा है कि डी को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव।